जो है यहाँ पे भी केसेस में इकट्ठा राइज होगा, बिल्कुल स्टीप राइज। बस सिलेक्शन का इंतजार है। चलो आज मतलब 2 को शायद गवर्नमेंट यहाँ पे बन जाएगी, डिसाइड हो जाएगा, बने या ना बने वो बात अलग है, डिसाइड हो जाएगा। फिर यही होगा कि 1 हफ्ते के अंदर लॉकडाउन लग जाएगा, फिर तो मजबूरी हो जाएगी। चलो आगे आते हैं। मैं आपको शायद स्ट्रक्चर ऑफ आंसर पढ़ा रहा था। आंसर का स्ट्रक्चर हो गया है आपके। अब मैं दूसरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। ठीक है, इस तरह से लिख दो, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बड़ा सरप्राइज है, यहाँ से भी 3 ही बच्चे हैं, तुम लोग 4, 1, 5, 3, 8, बाकी बच्चे कहाँ चले गए? सेल्फ स्टडी कर लेंगे वो, लगता है। नहीं, 99%, 99 पॉइंट कुछ परसेंट बच्चों को ऐसा लगता है कि हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे। कंटेंट तो बहुत सारा यूट्यूब में पड़ा है, अच्छा अच्छा कंटेंट पड़ा है, ऐसा भी नहीं है, मतलब यही तो समस्या है, इसलिए तो सिलेक्शन नहीं होता फिर बाद में। सोचे वो डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलो मैं आपको जो है इसको पढ़ा रहा हूँ, तो बता ही रहा हूँ कि कंटेंट यूट्यूब में बड़ा पड़ा हुआ है, बट क्या है कि एक तो कि वो सिर्फ टॉपिक्स पढ़ाते हैं, वो पूरा एनसीईआरटी या पूरा बुक नहीं पढ़ाते हैं। चलो ठीक है, वो भी छोड़ दो। दूसरा चीज समस्या क्या है कि फोकस नहीं बनता है। 15 मिनट पढ़ोगे, इसके बाद लगेगा यार थोड़ा आराम कर लेते तो अच्छा था। अगर कोई बच्चा पढ़े ना उसे तभी सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटी के साथ नहीं। हाँ, 20 मिनट पढ़ने के बाद अरे बच्चे, कंपटीशन जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक पढ़ने को कोई एंजॉय करता ही नहीं है, रियलिटी ये है। पढ़ना एंजॉय कोई नहीं करता है, सबको लगता है रे यार क्या है। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ। मैं पीएचडी कर रहा था, तो मेरे पीएचडी का लास्ट ड्यूरेशन था, थीसिस सबमिशन वगैरह चल रहा था। अब उस समय क्रिकेट आ रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ मैं, मतलब मुझे चूंकि थीसिस लिखना था, तो उसके दौरान जो है मेरा बड़ा मन करता था मैं क्रिकेट देख लूं जाके, मैं ये कर लूं, मैं कर लूं, लिखूं ना, वो काम नहीं करना पड़े मेरे को, बाकी मेरा हर एक काम करने का मन करता था। और जिस दिन मेरी थीसिस सबमिट हो गई, उस दिन से मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया, मेरा मन ही नहीं लगता था क्रिकेट देखने में। ठीक है, तो मतलब जो है क्या कहते हैं, जब आपको पढ़ना होता है ना, तो आपको 50 जगह आपका मन जाता है कि अरे ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, इसकी वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वो जो है क्या कहते हैं, इतना आसान कुछ भी नहीं है। चलो आ जाओ, गाइनोसियम हम देखते हैं। ठीक है, गाइनोसियम में अगर आप अपनी एनसीईआरटी को ध्यान में रखोगे, तो गाइनोसियम में मैंने 2 टाइप के गाइनोसियम आपको मार्फोलॉजी में पढ़ाए हैं। कौन कौन से हैं? मैं 1 मिनट, वैसे 1 मिनट दिया था। मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी। तो मोनोकार्पेलरी का एग्जाम्पल आपको याद होगा, बताओ। फेबियसी, पी ग्राम वगैरह। ठीक है, ध्यान में रखना चाहिए मोनोकार्पेलरी का। मल्टी कार्पेलरी में आपको 2 टाइप के गाइनोसियम देखने को मिलेंगे। क्या? एक जो फ्यूज है और दूसरा नहीं फ्यूज है। तो यहाँ पे लिख दो मल्टी कार्पेलरी, हिप्पोकार्पस एंड सिनकार्पस। अब आपके एनसीईआरटी में मल्टी कार्पेलरी हिप्पोकार्पस का एग्जाम्पल क्या दिया है, बताओ फटाफट। श्योर हो? और
सिन कार्पस में ना मुझे, मैं जो एनसीईआरटी के इस चैप्टर का एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ और तुम मुझे बता रही हो मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर का। मुझे यही एग्जाम्पल चाहिए और ये मैं तुमको ये भी बता रहा हूँ, घर जाना और घर जाके इसको पढ़ना जाके, स्पेशली किस लिए, क्योंकि तुमको पिक्चर देखना है उसका। मतलब मन तो तुम लोगों का भी पढ़ने में नहीं लग रहा है, ये मुझे समझ में आ रहा है, पर क्या करोगे पढ़ना तो पड़ेगा, ऑप्शन कोई नहीं है। जैसे आज सुबह से मेरा भी पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, पर क्या है कि पढ़ाना तो पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल है पापावर और यहाँ पे एक और माइकेल। अच्छा, इनको ध्यान में रखना इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में, और इनका पिक्चर भी बना हुआ है, तो अच्छे से इनको ध्यान में रखना। इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा था, तुमको क्या लग रहा था कि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं भूल गया हूँ कि मैंने मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया है। चलो अब आ जाओ, आपको पता है कि एक गाइनोसियम के अंदर 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। आप कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? सबसे ऊपर की तरफ स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी। इसलिए बताना जरूरी हो जाता है इसका पिक्चर, क्योंकि आपको पॉलिनेशन देखना है, ठीक है। ये मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ क्या इसी चैप्टर पे? इसमें नहीं पढ़ा है, पढ़ा दिया अच्छा लग रहा, ठीक है। हाँ वो पिक्चर बनवाया था, यहाँ पे लिख दो, ये जो है स्टिग्मा है, लिख लो बेबी। ये बेसिकली ओव्यूल है, ये जिस जगह पे अटैच्ड है वो प्लेसेंटा है, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या भरा हुआ है? एम्ब्रायोसाइट भरा हुआ है, ठीक है। मुझे एक्चुअली यहाँ पे एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, इसके लिए मैं सब इतना बता रहा था, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल मुझे एक्सप्लेन करना है, तो हम सीधे आ जाएंगे। अब इसको लेबल कर लो, ये बेसिकली क्या है, ये ओव्यूल है। ध्यान में रखना, मैं बार बार जब आपको पढ़ाता हूं तो मैं इस स्ट्रक्चर को बताता हूं, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। मतलब जो है ओव्यूल को जो स्ट्रक्चर थैलेमस के साथ अटैच करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ, और इससे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। पहले तो तुमको डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल होते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो आपका एंजियोस्पर्म है, इसमें मोस्टली किस टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होता है? बताओ फटाफट। एनाट्रोपस, ठीक है। बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना। दूसरा, अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात कर दूं, नोट डाल के लिखना है इसको, कि पढ़ा तो मैं तुमको एंजियोस्पर्म रहा हूं ना, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में जो मोस्टली ओव्यूल प्रेजेंट है वो कौन सा प्रेजेंट है? आर्थोट्रोपस, आर्थोट्रोपस प्रेजेंट, ठीक है। तो ध्यान में रखना इन चीजों को, बहुत बार पूछा जा चुका है। और मैं जो स्ट्रक्चर दिखाऊंगा वो एनाट्रोपस ओव्यूल का दिखाऊंगा। चलो
चलो ये जो है क्या कहते हैं, ये आपका थैलेमस है। जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, थैलेमस। ठीक है, जहां से अटैच्ड है इस पार्ट को, आपको मैं बार बार बोल चुका हूं, ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से कुछ स्ट्रक्चर आपको निकले दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर, अभी इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा। ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बेसिकली स्टॉक दिख रहा है किसका, जो प्लेसेंटा से निकला हुआ जो स्टॉक है ओव्यूल का, ओव्यूल का जो स्टॉक है इसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूनिकल। ठीक है, ये जहां से अटैच हो रहा है, ठीक है, ओव्यूल के ये जो जिस रीजन के साथ ये वाला जो रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, रैफे। ठीक है, ये रिज है जो, ये बेसिकली ओव्यूल है, इसके साथ ये जो कनेक्शन है बेसिकली फ्यूनिकल का, उसको क्या बोलते हैं, रैफे बोलते हैं। चलो ठीक है, ये जो पीछे वाला पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं चालजन। ठीक है, ये ओपनिंग या माउथ बोल सकते हो ओव्यूल की, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं क्या, माइक्रोपाइल। ठीक है, इसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। ओके, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसके अंदर प्रेजेंट है एम्ब्रायो सैक। ठीक है, एम्ब्रायो सैक में आपको पता है सेल, एग सेल प्रेजेंट है, उसके साथ में आपकी सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, एक तरफ पे एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट। ठीक है, बीच में दो सेंट्रल सेल प्रेजेंट, सेंट्रल न्यूक्लियाई प्रेजेंट। ठीक है, तो ये जो रेड से स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये है एम्ब्रायो सैक, और इसी को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सैक। ओके, ये जो पार्ट है, मतलब ये जो एम्ब्रायो सैक जहां पे प्रेजेंट है, एम्ब्रायो सैक जिस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। इसको हम न्यूसेलस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। साथ में एक और ध्यान देना कि दो कवरिंग है, ये जो जो है क्या कहते हैं, ये ओव्यूल है, ओव्यूल की दो जैकेट है या कवरिंग है। ठीक है, जिसमें जिनको बोलते हैं इंटेगुमेंट। तो ये जो है बाहर वाला इंटेगुमेंट है, इसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट, और ये जो अंदर वाला है इसको बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, कई सारे हैं जहां पे एक तीसरा इंटेगुमेंट भी प्रेजेंट होता है, जैसे आपका लीची, लीची में एक थर्ड इंटेगुमेंट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट फिलहाल अभी यही मान के चलो कि इनर इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट है, बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अच्छा अब इस चीज को देखो, यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर आपका माइक्रोपाइल है। ठीक है, दूसरा है आपका चालजा, और तीसरा है आपका फ्यूनिकल। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो है क्या कहते हैं, जो फ्यूनिकल है, चालजा और फ्यूनिकल दोनों, सॉरी चालजा कह रहा हूं, माइक्रोपाइल और जो चालजा है वो फ्यूनिकल के रिस्पेक्ट में किस एंगल पे प्रेजेंट है, देखो इस तरह से कुछ, ये फ्यूनिकल है यहाँ पे। ठीक है, और पोजीशन कैसी होनी चाहिए, मैं आपको आर्थोट्रोपस वाला एग्जांपल दिखाता हूं जरा सा, आर्थोट्रोपस का केस। ये आर्थोट्रोपस, ठीक है, ये जो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसका माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल है, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट को मैं क्या दिखा सकता हूँ, माइक्रोपाइल। ये वाला एंड इसका क्या है, ये वाला एंड क्या है इसका, चालजा, मतलब यहाँ पे मैं क्या दिखा सकता हूँ, चालजा इसका। ठीक है, और ये वाला क्या है, फ्यूनिकल, तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ फ्यूनिकल।
ये बेसिकली तीनों के तीनों जो है एक लाइन में प्रेजेंट है, ठीक है, 180 डिग्री पे। पर जब इसके केस में जाओगे, इसके केस में क्या है कि इसके केस में ये आपका माइक्रोपाइल है, फिर यहाँ पे चालजा प्रेजेंट है, और जो है क्या कहते हैं, पर इसकी जो डायरेक्शन है वो देखो, फ्यूनिकल आपका यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है, या आप इस तरह से बोल सकते हो फ्यूनिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, फ्यूनिकल आप यहाँ का यहाँ पे प्रेजेंट है, उल्टा हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसमें जो माइक्रोपाइल और चालजा की पोजीशन है वो 180 डिग्री से अपोजिट, ठीक है, 180 डिग्री से अपोजिट। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये अरेंजमेंट है किस टाइप का ओव्यूल होगा, ये अरेंजमेंट है किस टाइप का। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर तो माइक्रोपाइल इस तरह से प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल फिर चालजा सबसे नीचे फ्यूनिकल फिर चालजा, ठीक है, फ्यूनिकल फिर चालजा फिर माइक्रोपाइल, तो ये आपका कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। बट केस यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका अपोजिट हो रहा है, माइक्रोपाइल चालजा एंड फ्यूनिकल का जो डायरेक्शन है, फ्यूनिकल के रिस्पेक्ट में जो माइक्रोपाइल एंड चालजा है वो कितने डिग्री अपोजिट है, 180 डिग्री। तो ये वाला केस आपका किसको डिनोट करेगा, एनाट्रोपस को। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कुछ और टाइप के ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, लाइक क्या बोलते हैं, कंपाइलोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस या हेमीएनाट्रोपस। हेमीएनाट्रोपस में क्या सिचुएशन हो जाती है कि माइक्रोपाइल फिर इस तरह से चालजा फिर इस तरह से फ्यूनिकल, ये वाला सिचुएशन हो जाता है जाके, ठीक है, हेमिएनाट्रोपस के केस में। तो इस तरह से ये तो आपको इतना डीप में जाके नहीं पूछेगा, पर ये केस आपका जो है आर्थोट्रोपस और ये वाला जो केस है एनाट्रोपस, इनके बारे में पूछ सकता है, तो ध्यान में रखना, ठीक है। ध्यान में रखना कि इस तरह के अरेंजमेंट बना के क्वेश्चन आपसे एक लीनियर लाइन पे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है अगर आप ऑब्जेक्टिव देखोगे तो एक दो ऑब्जेक्टिव इस तरह के मिल जाए एमटीजी वगैरह में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आप। बाकी ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये जो स्ट्रक्चर आप एम्ब्रायोसाइक है इसको बाहर उठा लो जरा सा। ये जो सेल दिख रही है बड़ी वाली सेल, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, ठीक है। ये जो न्यूक्लियाई आपको दो न्यूक्लियाई दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कौन से न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई। ये जो बड़ी वाली सेल है ये कौन सी सेल है, एग सेल। ये जो है सिनर्जिड सेल, ठीक है, एक इधर एक इधर। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस, ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस, ठीक है। इसके बाद ये जो सेल्स आपको अपोजिट एंड पे दिख रही हैं, तीन सेल्स, ये तीनों सेल को क्या बोलते हैं, एंटीकोडल सेल, एंटीकोडल सेल्स। तो ये है बेसिकली आपके स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायोस। अब यहीं पे मैं आगे बोलूं, इससे अच्छा है कि आप फिलीफॉर्म ऑपरेटस के बारे में लिख दो। ये जो फिलीफॉर्म ऑपरेटस है इसका एक काम है, क्या काम है बताओ, ये गाइड करता है किसको, पॉलन ट्यूब को, ठीक है, गाइड पॉलन ट्यूब टू रिकॉग्नाइज एग सेल, या इस तरह से लिख सकता है कि फ्यूजन ऑफ एग सेल को जो है गाइड कर। दूसरा एक और स्ट्रक्चर मैंने बताया था, ऑब्ट्यूरेटर। और जो ऑब्ट्यूरेटर है बेसिकली ये भी क्या करता है, क्या काम करता है, गाइड करता है, ठीक है, किसको, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, किस लिए, तो तेजी बोला कर, अरे ओव्यूल में एंट्री के लिए गाइड करता है, ठीक है, यहीं से तो एंट्री लेगा ना, ये यहाँ पे प्रेजेंट है,
गाइड pollen tube, take entry in ovule। ध्यान में रखना इन दोनों में, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऑब्ट्यूरेटर की ओरिजिन है वो किससे होती है, तो ये प्लेसेंटा से भी हो सकती है और फ्यूनिकल से, पर मोस्टली फ्यूनिकल से होती है। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे मे बी डेवलप फ्रॉम, मे बी डेवलप ईदर फ्रॉम, डेवलप ईदर फ्रॉम फ्यूनिकल और प्लेसेंटा, प्लेसेंटा या फ्यूनिकल से जो है ओरिजिन हो सकती है इसकी। अच्छा, एक और चीज बता दूं कि जो ओव्यूल है आपके, किधर का इरेज करूं, ये वाला, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटीग्यूमेंट्स, ओव्यूल्स आपके यूनिटेक्निक हो सकते हैं, बाईटेक्निक हो सकते हैं या अटेक्निक हो सकते हैं। मतलब कहने का टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है, वो भी किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्यूमेंट्स, इंटीग्यूमेंट्स के प्रेजेंस या एब्सेंस पे रहने का, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटीग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ इंटीग्यूमेंट्स। तो एक हो गया है आपका यूनिटेक्निक, दूसरा हो गया आपका बाईटेक्निक, और तीसरा हो गया है आपका एटेक्निक। तो जो पैरासाइट होते हैं जैसे आपका सेंटेलम, सेंटेलम, ठीक है, वो एग्जाम्पल हो गया। कैमो पटेली, पॉली पटेली, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। देखो जरा से यहाँ पे एंजियोस्पर्म का एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं गेमोपेटेली एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये, इसका एग्जाम्पल क्या है, कैप्सुला। ठीक है, और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पॉलीपेटेली ग्रुप। ठीक है, बस ध्यान में रखना। बाई टेक्निक का मतलब, अगर यूनिट टेक्निक का मतलब है कि सिंगल इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होगा, सिंगल इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, बाई टेक्निक का मतलब इंटीग्यूमेंट के नंबर क्या होंगे, 2 इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे नो इंटीग्यूमेंट, नो इंटीग्यूमेंट, वहां पे कोई इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, एक देखना, एक आपका फैमिली है स्ट्रेसी, स्ट्रेसी में बेसिकली एक इंटीग्यूमेंट क्या कर जाता है, डिजनरेट कर जाता है, तो वो भी कैसा रहता है, यूनिटेक्निक। ठीक है, पर वो किसकी वजह से है, क्योंकि वहां पे एक जो इंटीग्यूमेंट है वो डिजनरेट कर गया है, इसकी वजह से वो यूनिटेक्निक है। स्ट्रेसी बेसिकली यूनिटेक्निक। अगर लिख दो, अगर लिखना हो कि ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ सेकेंड इंटीग्यूमेंट या आउटर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट की डिजनरेशन की वजह से बेसिकली वो सिंगल इंटीग्यूमेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से स्ट्रक्चर वाला पार्ट मैंने फिनिश कर दिया है, अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे वापस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करें, ठीक है, तो
इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वही 3 इवेंट्स होंगे। कौन कौन से बच्चे? प्री फर्टिलाइजेशन, आपका सेकेंड फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हमको पहले इवेंट के बारे में पढ़ना है जो कि है आपका प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लो, मैं इसी में लिख देता हूं। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में बच्चे पहले भी हमने देखा था कि हम कितने इवेंट्स देखेंगे जो मेजर इवेंट्स है। एक है आपका गैमीटोजेनेसिस और दूसरा है आपका गैमीट ट्रांसपोर्ट। अब हमको फिलहाल अभी पढ़ना है किसके बारे में? गैमीट। कितना हुआ टाइम? मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ बच्चा क्योंकि ये सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अपना भी दिमाग थोड़ा सा ओपन करके रखो तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये। चलो, गैमीटोजेनेसिस के अंदर, ठीक है, एक हमको क्या पढ़ना है? मेल का जो है गैमीट फॉर्मेशन और दूसरा फीमेल का गैमीट फॉर्मेशन। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे कि इस एक पार्ट पे हमको पढ़ना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्लस, क्या लिख दूं प्लस? हाँ हाँ बोलो, क्या लिख दूं प्लस? अच्छा, माइक्रो गैमीटोजेनेसिस, ये 2 पार्ट पढ़ने हैं। दूसरा यहाँ पे भी सेम चीज है, मेगास्पोरोजेनेसिस प्लस मेगा। मैं तो आपको प्रोसेस बता रहा हूं कि जो चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, इसको आप सीधे सीधे गैमीट, मेल गैमीट डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं, उसको फीमेल गैमीट डेवलपमेंट भी लिख सकते हो। पर मैं तो आपको बता रहा हूं कि 2 पार्ट में इसको पढ़ना है। एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जहां पे आप माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट के बारे में बात करोगे, फिर जहां पे मेल गैमीट के डेवलपमेंट के बारे में बात करोगे। सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ पे मेल सॉरी फीमेल जो मेगास्पोर है उसके डेवलपमेंट की बात होगी, फिर फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में बात होगी। तो पहली हेडिंग डाल दो आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब ये दोनों पार्ट हम खत्म कर लेंगे तब आएंगे गैमीट ट्रांसपोर्ट पर। तो गैमीट ट्रांसपोर्ट को क्या हेडिंग दिया जाएगा? पॉलिनेशन। ठीक है, गैमीट ट्रांसपोर्ट को हेडिंग दिया जाएगा पॉलिनेशन। तो अभी आप हेडिंग यहाँ पे डालो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और लिख दो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसको बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, इसका जो डेवलपमेंट है इसी को बोलते हैं, इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्लियर? माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है उसको क्या बोलते हो आप? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब एक चीज देखो, जहां पे मैंने एंथर का डेवलपमेंट बता रखा है वहां पे मैंने बोला था कि जो एंथर के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू है या एंथर के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल है बताया था ना, तो उस मेरिस्टेमेटिक सेल में से कुछ सेल्स अपने आप को ग्रो कर लेती हैं और उनको बोलते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। अब आर्चिस्पोरियल से 2 सेल बनी, एक प्राइमरी पेराइटल सेल बनी, दूसरी प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बनी। तो जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स थी उसने वॉल ऑफ एंथर बना दी और जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल थी उसने क्या बनाया? स्पोरोजेनस टिश्यू। तो देखो यहाँ पे प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, इसने क्या किया है? इसमें ढेर सारी माइटोसिस हुई है और इनसे बना है आपका स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू लिखाया था ये चीज, ठीक है। ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है इसमें से कुछ सेल्स जो है, कुछ क्या बहुत सारी सेल्स, ठीक है, क्या बना लेती हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, कौन सा डिवीजन होगा?
माइटोसिस, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, माइटोसिस होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल, बच्चे इसको एमएमसी मत लिखना क्योंकि कंफ्यूजन होता है, इसको भी एमएमसी लिखोगे फिर उसको भी, जो मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, तो इसको पूरा है लिखना, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में बच्चे होता है कौन सा डिवीजन, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस होगा, क्योंकि ये सेल आपकी कैसी है, डिप्लॉयड है, ठीक है, और उससे बनता है आपका माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ठीक है। अच्छा, कितने पोलन ग्रेन्स को मैं जरा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देता हूं, इतनी चीज तो मुझे थ्योरेटिकल मैंने आपको समझा दिया है। चलो, तो ये पता है आपको कि आपके पास में माइक्रोस्पोर मदर सेल है, चलो मैंने यहाँ पे बना दिया, ये आपके पास में कौन सी सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, इसमें मैंने करा दी मियोसिस, और यहां से मैंने आपको बता दिया कि कितने बनेंगे, 4 मियोसिस होते हैं तो कितने डाटर सेल्स बनती हैं, 4 बनती है, ठीक है, तो यहां से आपके बन गए 4 पोलन ग्रेन। अब एक चीज ध्यान रखना, ये कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, पर उसके पीछे भी तो एक है, ठीक है, तो ये 4 है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर है क्या, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। आप केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टेट्रागोनल बनाते हो कि नहीं बनाते हो, ठीक है, तो एक ये टेट्रागोनल मतलब ये जो 4 स्पोर बन रहे हैं, लिख लो चाहे कहीं पे, मैंने ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, कि 4 माइक्रोस्पोर आपके प्रोड्यूस होंगे यहां से, ठीक है, तो 4 माइक्रोस्कोप का शेप या तो टेट्रागोनल हो सकता है, ठीक है, और इसका शेप हो सकता है कि इस तरह से, इस तरह से शेप हो, अब ये तो दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, या लीनियर शेप हो, लीनियर का मतलब है आपको इस तरह से शेप दिख जाए, इसका नाम मुझे, ये शेप का नाम नहीं याद आ रहा है, 4 टाइप के शेप आपको जनरली दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें से एक टी शेप्ड है, एक डेकुसेट है, मुझे जस्ट एक मिनट, टी शेप लीनियर, और एक है आपका डेकुसेट, ये है डेकुसेट से, हालांकि एक और भी है आइसोबाइलेटरल, पर ज्यादा मत जानो, मोस्ट ऑफ द उसमें जो है या मेजॉरिटी ऑफ जो पोलन ग्रेन्स हैं उसमें आपका टेट्रागोनल शेप दिखाई देगा, ठीक है, एनसीईआरटी में बस इतना ही मेंशन करता है। मैं एक और चीज बता दूं कि ये जो मियोसिस है, ये 2 टाइप की मियोसिस होती है, ठीक है, उसमें क्या है, एक में साइमल्टेनियस बेसिकली जो है क्या कहते हैं, जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन होगा उसी समय साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। आपको याद होगा कि मियोसिस जब मैंने पढ़ाया होगा तो मैंने प्लांट्स और एनिमल्स के केस में बताया था, प्लांट्स के केस में स्पेशली, कि ये जो यहाँ पे जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसके दौरान वहां पे साइमल्टेनियस किसका फॉर्मेशन नहीं होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, साइटोकाइनेसिस साइमल्टेनियस नहीं होती है, बट वो मेजॉरिटी ऑफ द केस में, ठीक है,
कई बार क्या होता है कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा फिर साइटोकाइनेसिस होगी, और कई बार क्या होता है कि न्यूक्लियस के डिवीजन के साथ साथ साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, तो इतना डीप में आया तो ध्यान में रखना कि मेजॉरिटी ऑफ द केस में प्लांट पहले भी बताया हुआ है कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। डेकोसेट, इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता है। चलो, चलो एक और चीज देखो आप। अच्छा, ये जो है क्या कहते हैं, जब मैं अभी आप मेरे को मेगास्पोर का डेवलपमेंट बताऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि जो चारों के चारों डाटर सेल्स हैं वो क्या हो गई है, सेपरेट हो गई। बट यहाँ पे ये जो है, अगर मतलब मैं आपको पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताऊं, बन तो गया पॉलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ मैं पॉलन ग्रेन की बात करूं तो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में ये जो है ना एक साथ चिपके हुए, 4 पॉलन ग्रेन बेसिकली एक साथ चिपके हुए हैं, तभी उनको टेट्राएड बोलते हैं। ये जो टेट्रागोनल ये कोई भी है, ये सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे बच्चे, टेट्राएड के फॉर्म में होंगे। ठीक है, टेट्राएड का मतलब है कि 4 जनरली जनरली ठीक है, जनरली आपको जो 4 पॉलन ग्रेन है वो एक दूसरे के साथ में क्या हुए होंगे, स्टिक होंगे। ठीक है, स्टिक होंगे। एक्चुअली इनके बीच में एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको बोलते हैं कैलेज, और कैलेज की वजह से ये चारों के चारों माइक्रोस्कोप एक दूसरे सॉरी माइक्रोस्कोप माइक्रोस्पोर एक दूसरे के साथ में क्या है, चिपके हुए। बाद में क्या होता है कि जो आपकी टेपिटम, टेपिटम तो पढ़ा दिया ना मैंने, टेपिटम एक एंजाइम रिलीज करती है जिसको बोलते हैं कैलेज। ठीक है, तो ये कैलेज क्या करती है, कैलोज को डाइजेस्ट कर देती है, इसको डाइजेस्ट कर देती है, और इसकी वजह से ये चारों के चारों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो हम इस टेट्राएड को यहाँ पे ले आते हैं, इसको थोड़ा सा स्फेरिकल बनाते हैं इस तरह से। ओके, अब इसके चारों तरफ 2 वॉल प्रेजेंट होती है। एक वॉल तो आप इस तरह से बता सकते हो कि बिल्कुल इसके साथ में पैरेलल, ठीक है, ये अंदर वाली वॉल है जिसको इंटाइन बोलते हैं। इसके बाहर एक वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, जो थिक है। इसके बाहर की तरफ एक वॉल प्रेजेंट है जो थिक है और डिसकंटिन्यूअस है, थिक भी है और साथ में क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इस तरह से, ठीक है, और डिसकंटिन्यूएशन होने की वजह से कुछ अपर्चर अपीयर होते हैं उसमें, उनको क्या बोलते हैं, जर्म, जर्मपोर। ठीक है, ये वाली वॉल जो है ये आउटर वॉल है, आउटर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, और इसका नाम क्या है, इंटाइन। इंटाइन, ये जो रेड कलर से शो हो रही है, ये रेड कलर से जो शो हो रही है ये इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, और इसको बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, इसमें बहुत कुछ जानने का है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अभी ये देखो कि ये जो इंटाइन सॉरी एक्साइन है आपकी, इंटाइन लिख दिया, क्या लिख दिया बच्चे, ये एक्साइन नाम है इसका, एक्साइन कुछ ज्यादा जल्दी, तो इसको चेंज कर लो, ये एक्साइन है। ठीक है, एक्साइन वो इंटाइन। ठीक है, उसको भी गलत लिखा हुआ है क्या मैंने, इंटाइन। ठीक है, तो ये जो एक्साइन है ये बहुत ही क्या है, हार्ड, प्लांट किंगडम में, ठीक है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, लिख सकते हो, हार्डेस्ट इन प्लांट किंगडम। और कुछ इसके बारे में बोलोगे, ये जो एक्साइन है बेसिकली किसका बना हुआ है,
स्पोरोपोलिन का बना हुआ है, ठीक है, स्पोरोपोलिन का बना हुआ है। और एक्चुअली ये स्पोरोपोलिन है जो कि हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है, हार्डेस्ट मटेरियल है। लिख दो जरा सा, ये रेजिस्टेंस है किसके लिए, रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट टू, बताओ, हीट, आपका क्या बोलते हैं, एसिड एंड alkali. Even no enzyme can degrade this. No enzyme can degrade this material. इस मटेरियल को कोई एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकता। मतलब क्या है, किस तरह का है, बायो या बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये भी एनसीईआरटी के अंदर का डाटा है, याद रखना इसको, ठीक है, कि मतलब कोई भी एंजाइम ऐसी नहीं है जो इसको डाइजेस्ट कर सके। अच्छा, एक और चीज देखना कि जो डिजाइन और पैटर्न है एग्जाइन का, ठीक है, वो बड़ा यूनिक है। डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स में, डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स में इसका जो डिजाइन है, इसका जो पैटर्न है, बेसिकली वो क्या है, यूनिक है। और इस यूनिकनेस को किस लिए यूज किया जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ टेक्सोनमी, टेक्सोनमी के लिए यूज किया जाता है ये। जस्ट एक मिनट पीछे, मुझे उसका जरा सा एग्जैक्ट सेंटेंस देखना है। कितना टाइम हुआ, जाना चाह रहे हो क्या? मुझे बस ये सेंटेंस, इसको पॉलन ग्रेन खत्म करने दो, फिर छोड़ दूंगा। लिख दो जरा से यहाँ पे, exhibit fascinating array of design and pattern, design and pattern, ठीक है। और साथ में ये आपका क्या है, बहुत रेजिस्टेंट है। तो ये आपका फॉसिल्स फॉर्म में भी पाया जाता है। तो एक तो लिख दो, यूज्ड एज टेक्सोनॉमिकल या यूज्ड इन टेक्सोनॉमी में लिख दो, ठीक है, यूज्ड इन टेक्सोनॉमी, ये जो चीज है। अब लिख दो यहाँ पे एक और चीज, स्टेटमेंट दे दो कि जो एक्साइन है बेसिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्साइन pollen grain can survive या degrade millions sentence करते हैं। survive for millions of years in the form of fossil, in the form of fossils, ठीक है। और आपको ये पता है कि फॉसिल्स भी किस तरह यूज किए जाते हैं, एज ए
टेक्सोनॉमिकल एड, ठीक है। तो ये जो फॉसिल्स है ये भी टेक्सोनॉमी में हेल्प करते हैं। स्टडी ऑफ, एक और पॉइंट लिख दो, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स इज नोन एज पैलिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी। अच्छा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, पॉलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर बताना। आज तो 1 घंटे भी नहीं पढ़ाया मैंने। तो ये जो इंटाइन है बेसिकली, ये किसका बना हुआ है? ये थिन लेयर है, थिन लेयर। और किसका बना हुआ है बच्चे, बताओ बताओ? सेलुलो, ये इस तरह से लिखो, सेलुलोज प्लस पेक्टिन, सेलुलोज प्लस पेक्टिन। ये भी याद रखना कि सेलुलोज प्लस पेक्टिन का है और कैसा है? थिन लेयर है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और दो टाइम। कि एक और चीज है कि ये जो एग्जाइन है आपकी बच्चे, इसको मैंने पहले भी बताया है, कैसी है ये? डिसकंटिन्यू है। और इसके डिसकंटिन्यू होने की वजह से क्या बना? जर्म पोर बना। इस जर्म पोर से क्या एराइज होता है? पॉलन ट्यूब, ठीक है। पॉलन ट्यूब एराइज फ्रॉम, ये इस तरह से लिखो, कम्स आउट फ्रॉम दिस पोर, कम्स आउट फ्रॉम दिस पोर। इस पोर से बेसिकली वो बाहर की तरफ आती है। और ये जो इंटाइन है तुम्हारी, ये कैसी लेयर है? कंटिन्यूअस लेयर। तो अभी तक ये क्वेश्चन बच्चे नहीं पूछा गया, इसका चांस बहुत है, ठीक है, ध्यान में रखना। दोनों को मिला के पूछ सकता है कि इंटाइन कंटिन्यूअस है और आपकी जो है एक्साइन डिसकंटिन्यूअस है, या दोनों कंटिन्यूअस लेयर है या दोनों डिसकंटिन्यूअस लेयर है। ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है। अभी इसमें बहुत कुछ बताना है क्योंकि पॉलन ग्रेन अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है आपके एनसीईआरटी का। चलो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि इस तरह में तो बहुत टाइम लग जाएगा ये पढ़ाने में। बच्चे टाइम हो ही जाएगा क्योंकि कंटेंट पढ़ाने का बहुत ज्यादा है, या तो आप छोड़ दो, एक तरीका है, बीच के टॉपिक पढ़ाओ। चलो जाओ, आज नेक्स्ट लेक्चर पे देखते हैं। सर और भी 30 मिनट्स। क्या बच्चे? सर और भी 30 मिनट्स है सर। 4:30 को एंड होता है ना सर? 4:30 में क्या पढ़ना चाहते हो तुम लोग या नहीं पढ़ना चाहते हो? ये देख लो, इसके चेहरे के 12 बजे हुए हैं पहले से ही। पेशेंस रखो बच्चे, थोड़ा सा टाइम दो, ये मैं पॉलन ग्रेन पूरा खत्म कर लेता हूँ, अदरवाइज बच्चे रह जाएगा। ये स्ट्रक्चर है एक्चुअली पॉलन ग्रेन का, जिसको मैं डिस्कस कर रहा था अभी। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे अगर आप, जब मैंने आपको बताया कि वो टेट्राइड स्टेज पे है, वहां से देखो, इस स्ट्रक्चर से देखो आप, ये है और ये सपोज कर लो आपका पॉलन ग्रेन, जिसमें इसकी एक्साइन लेयर्स, ठीक है, एक्साइन लेयर्स। अब इसका डेवलपमेंट जब स्टार्ट होगा आगे की तरफ, ठीक है,
ठीक है, ये जो डेवलपमेंट आपने देखा हुआ है ये जो है पूरा का पूरा क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। मैं नेक्स्ट जो टॉपिक ले जा रहा हूँ आगे है वो है क्या, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, और जो माइक्रो गैमेटोजेनेसिस है वो बेसिकली क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट का डेवलपमेंट जो है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब आपको यहां से चलना है, ये जो पॉलन ग्रेन आप देख रहे हो यहां से, तो ये पहले तो अभी तो ये एक सेल है पूरी पूरी, ठीक है। अब इसमें स्टार्ट होगा डिवीजन, इसमें क्या होगा, इसमें डिवीजन स्टार्ट होगा। कौन सा डिवीजन होगा इसमें, माइटोसिस होगा। तो आप यहाँ पे बना लो, या अगर ऊपर बनाए हुए हो तो ठीक है वहीं पे बना लो आगे, ठीक है। हो सकता है कि मैं आगे चल के स्ट्रक्चर को पूरा ना बनाऊं, सिर्फ मैं जस्ट सर्कल करूं, ठीक है। ये एक सेल है आपके पास, अब इसमें डिवीजन हो गया कौन सा, माइटोसिस। तो तुम मुझे बताओगे कि कैसी माइटोसिस हो रही है यहाँ पे, इक्वल या अनइक्वल, अनइक्वल माइटोसिस। ध्यान में रखना कि जो पहली माइटोसिस हो रही है डेवलपमेंट ऑफ गैमीट के दौरान वो कैसी है, अनइक्वल माइटोसिस है। इससे दो सेल्स बनेगी, एक वेजिटेटिव सेल्स बनेगी, दूसरी जनरेटिव सेल्स बनेगी। बट साइज क्या होगा, क्योंकि अनइक्वल माइटोसिस है तो साइज ऑफ सेल्स जो है डिफर करेगी। चलो बना लो पहले। ये जो है इधर, इधर याद रखना एक और चीज, न्यूक्लियस पे कंसंट्रेट करना, न्यूक्लियस पे आप कंसंट्रेट करो, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस बनाया है ये बेसिकली लिख दो, ये बड़ी वाली सेल्स है, जो बड़ा सेल्स है वो कौन सी सेल है बताओ, वेजिटेटिव सेल। लिख दो इसके नीचे ही कि ये लार्ज है, ठीक है। और जो छोटा वाला सेल है इसका मैं क्या नाम दे दूं, जनरेटिव सेल, ठीक है। ये कैसी है, स्मॉल सेल, ठीक है, स्मॉल। अच्छा, जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है उसको क्या बोलोगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलो, ठीक है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस लिख दो इसको, ये जो न्यूक्लियस है ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। और देखना ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, अगर एनसीईआरटी रीड करोगे तो वहां पे लिखा है इसका शेप कैसा है, इर्रेगुलर है। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि इर्रेगुलर शेप है, इर्रेगुलर शेप। अच्छा, इसको एक और नाम देते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल के नाम से भी जानते हैं, इस वजह से इसका नाम जो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। लिख लो आप, मेरे पास स्पेस नहीं है, ट्यूब न्यूक्लियस, पॉलन ट्यूब वाला ट्यूब, ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस भी उसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है क्या होगा कि ये जो स्टेज है इसको पहले लिख दो कि ये स्टेज कौन सी है, ये कितनी स्टेज हो गई, कितने सेल हो गए इसमें, टू सेल हो गए। एक माइटोसिस हुई तो दो सेल बनी, एक जनरेटिव सेल बनी, दूसरी वेजिटेटिव सेल बनी, ठीक है। ये टू सेल स्टेज। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं आपको, एक फैक्ट है कि अप्रोक्सीमेटली 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन है उसका डेवलपमेंट, ठीक है, मेच्योर पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं, टू सेल्ड स्टेज पे क्या हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप कर जाता है, ठीक है। कितने परसेंट में, 60% एंजियोस्पर्म में, ठीक है। एक्चुअली जो एंथर है वो डेहिस करता है, और इस स्टेज पे जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से बाहर निकल जाता है, या बोल सकते हैं शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स कितने कितने स्टेज पे हो जाती है, टू सेल्ड स्टेज पे। तो एक स्टेटमेंट पहले नोट डाल के लिख दो, फिर आगे बढ़ना कि इन 60% एंजियोस्पर्म pollen grain sit at two-celled stage. ये जो दो सेल्ड स्टेज है, टू सेल्ड स्टेज है, इस दौरान जो है 60% एंजियोस्पर्म में इसका जो है क्या कहते हैं, सेटिंग हो जाता है, या ये बोल सकते हो कि डेवलपमेंट क्या हो जाएगा बताओ,
पॉज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा डेवलपमेंट, उसको फिर से रिज्यूम करना पड़ेगा उसको, ठीक है, रिज्यूम करना पड़ेगा। बाकी रिमेनिंग में, रिमेनिंग एंजियोस्पर्म में क्या होगा, रिमेनिंग एंजियोस्पर्म में जो सेडिंग है, बताओ क्या लिख दूं, सेडेड एट, बताओ, सेल्ड स्टेज। इस टू सेल्ड स्टेज पे ध्यान दो, मेरी बात को ध्यान देना, ये टू सेल्ड स्टेज पे जो पॉलन ग्रेन है इसका भी फर्दर डेवलपमेंट होना है, ठीक है। पर ये स्टिल, ये कैसा पॉलन ग्रेन है, मेच्योर पॉलन ग्रेन। कैसा है, मेच्योर है, मतलब अब इसके ऊपर हीट पड़े या पड़े तो ज्यादा फर्क इसको नहीं पड़ेगा। मतलब अगर इसको स्टिग्मा मिल जाए तो ये तुरंत थ्री सेल्ड स्टेज पे जाएगा और फर्टिलाइजेशन कर देगा, फर्टिलाइजेशन कर देगा, ठीक है। बट मेच्योर पॉलन ग्रेन है, बट क्या है, इमेच्योर है। क्या इमेच्योर है इसके अंदर, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। इसके अंदर मेल गैमेटोफाइट तो अभी, मतलब अगर या तो आप बोल दो, क्योंकि बोलते हैं कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट, या फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट है। बट एक्चुअल मेल गैमेटोफाइट अभी इसके अंदर बना नहीं, एक्चुअल मेल गैमेटोफाइट इसके अंदर नहीं बना। बात समझ में आ रही ना, मेल गैमेटोफाइट किसको बोलेंगे, जो मेल गैमेट्स होंगे, अब मेल गैमेट्स तो अभी बने ही नहीं है ना, ठीक है। तो याद रखना कि ये जो टू सेल्ड स्टेज है, ठीक है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन मेच्योर बोले जाएंगे पर मेल गैमेटोफाइट मेच्योर नहीं, ठीक है। यहाँ पे जब जो रिमेनिंग एंजियोस्पर्म है वो जो थ्री सेल्ड स्टेज है, इस स्टेज के दौरान ये भी जब थ्री सेल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसके दौरान जो है ये मेच्योर पॉलन ग्रेन भी है एंड मेच्योर मेल गैमेटोफाइट भी, मेल गैमेटोफाइट। चलो, अच्छा, जहां पे आपने ये पॉलन ग्रेन लिखा है, यहाँ पे नीचे एक लाइन लिख लो इस पे, ये फर्स्ट सेल है मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के केस में ये पहली सेल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, नहीं नहीं आ रही। अब यहां से हम रिज्यूम करेंगे आगे, अगर कोई डाउट हो तो मुझे भी बता दो। मैं ये पार्ट इरेज कर सकता हूं, तो आपके पास में टू सेल्ड स्टेज है, वेजिटेटिव सेल, उसके आगे जहां से भी है आप सीधे एक एरो लगा दो, ठीक है। इस दौरान आपका क्या होगा कि जनरेटिव सेल आपकी कहां पे आ जाएगी, वो फ्लोट करने लगेगी साइटोप्लाज्म, किसके साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म। इसका जो न्यूक्लियस है वैसे ही इरेगुलर है, ठीक है, ये फ्लोटिंग स्टेज है। फ्लोटिंग स्टेज के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होगा कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना है। तो पॉलन ट्यूब किससे बनेगी बच्चे, इंटाइन से बनेगी। हाँ, इंटाइन से ही बनता है। अच्छा, ध्यान दो, मैं इसमें इस तरह से ये पॉलन ट्यूब बना, ठीक है। पॉलन ट्यूब जब जो है क्या कहते हैं, ये जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस दौरान क्या होगा कि जो जनरेटिव वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो कहाँ पे आ जाएगा बच्चे, सबसे आगे आ जाएगा,
ठीक है। इसके बाद ये पॉलन ट्यूब, ये जो जनरेटिव सेल है, ये बेसिकली डिवाइड कर जाएगी। अच्छा, इसका मैं कलर चेंज करूंगा, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करेगा मेल गैमीट, ये प्रोड्यूस करेगा क्या, 2 मेल गैमीट, ठीक है। मतलब इसके दौरान एक माइटोसिस फिर यहाँ पे हुई। कहाँ पे हुई माइटोसिस? इन जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल में माइटोसिस हुई, ठीक है। और ये जो चीज हो रही है, ये कहाँ पे हो रही है बच्चे? ऑफ गाइनोसियम, गाइनोसियम के स्टिग्मा में हो रहा है, ठीक है। ये डेवलपमेंट फर्दर स्टार्ट ही तब होगा, रिज्यूम ही तब होगा जब ये जो है कहां पहुंच जाएगा, स्टिग्मा में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जनरेटिव सेल में इक्वल माइटोसिस होगी, इस बार कोई अनइक्वल का काम नहीं है, उससे 2 मेल गैमीट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और जब जो है ये पॉलन ट्यूब कहां पे पहुंचेगी, सिनर्जिड्स में, ठीक है। तो सिनर्जिड्स क्या करती है, जब ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे करके ओविल के अंदर एंट्री ले रही होती है, तो सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड में से एक सिनर्जिड क्या कर जाती है, डिजनरेट कर जाती है, ठीक है। और उसका जो केमिकल है, उसका जो केमिकल है इस पॉलन ट्यूब को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये बेसिकली किस तरह का मूवमेंट हुआ, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट हुआ, ठीक है। एक सेल को ये कैसे रिकॉग्नाइज करती है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट की वजह से। फिर इसका जो माउथ है वो बेसिकली उस केमिकल की वजह से डिग्रेड कर जाता है, पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस निकल के बाहर जाता है, फिर इसमें से एक मेल गैमेटोफाइट एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है, और दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर देता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली इसका डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो आपका, या यहाँ पे लिख दो, यहीं पे लिख दो बेसिकली, इंटाइन फॉर्म पॉलन ट्यूब, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, पूछता है, ठीक है। इंटाइन बेसिकली पॉलन ट्यूब बनाता है, ये आपका जनरेटिव सेल है। और 60% एंजियोस्पर्म में ये जनरेटिव सेल कब डिवाइड करेगी, जब वो स्टिग्मा पे पहुंच गई होगी, पॉलन ट्यूब का एक तरफ से फॉर्मेशन हो रहा होगा और दूसरी तरफ से ये बेसिकली क्या करेगी, ये डिवाइड करके क्या प्रोड्यूस कर देगी, 2 मेल गैमीट प्रोड्यूस कर देगी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो इधर, लिखो जरा सा, नंबर ऑफ माइटोसिस अकर्ड number of mitosis occurred in formation of mature pollen grain। तुम बताओ कितने माइटोसिस है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ लो फिर बाद में आंसर करो। तो इसमें थोड़ा सा एक चीज जोड़ लो, नंबर ऑफ माइटोसिस अकर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। अब पिक्चर, अरे ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट फिर से लिख रहा हूं, नंबर ऑफ माइटोसिस occurred in microspore in formation of the development of male mature male gametophyte। बताओ
ये है मेच्योर गामेटोफाइट, ये 3 सेल्ड स्टेज है इस समय, ठीक है। ये इसके अंदर एक सेल है, कौन सी है, कौन सी सेल है, वेजिटेटिव सेल, और ये दो क्या है, जनरेटिव, जनरेटिव न्यूक्लियस कहना गलत होगा, मेल गाइनीट है, ये क्या है, मेल गाइनीट्स, ठीक है। तो 2 + 1 3 सेल्ड स्टेज है, ये लिख दो यहाँ पे, ये आपकी 3 सेल्ड स्टेज। कितने माइटोसिस हुए, एक ये एक पहले, इतना टाइम क्यों लगाते हैं, 2 माइटोसिस हुए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछे जा चुके हैं, कंफ्यूज मत होना, बच्चा जो है ना क्वेश्चन कुछ आता है आंसर कुछ करता है, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन, मेच्योर पॉलन ग्रेन की बात की जा रही है, तो सिर्फ एक ही तो हुआ मेच्योर। 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो है क्या कहते हैं, मेच्योरिटी ऑफ पॉलन ग्रेन किस स्टेज पे आ रही है, 2 सेल्ड स्टेज पे, ठीक है। तो जो भी बात होगी मेजॉरिटी के लिए बात होगी, हम 40% के लिए बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलो वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन की बात करते हैं। तो वायबिलिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज वायबिलिटी, वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। जो वायबिलिटी है पॉलन ग्रेन की, उसको लिख दो एबिलिटी टू जर्मिनेट, ability of germination, ability of germination of pollen grain, उसी को हम बोलते हैं वायबिलिटी, ठीक है। वही वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन कहलाती है। अच्छा एग्जाम्पल देखो, ये कहना चाहता है ये कि वेरी करती है, जो वायबिलिटी है पॉलन ग्रेन की वो क्या है, वेरिएबल है, लिख भी सकते हो यहाँ पे वेरिएबल। एग्जाम्पल मैं जैसे बताऊं और मैं आपको बोलूं एग्जाम्पल राइस और व्हीट का, तो इनमें जो इनके पॉलन ग्रेन की जो एबिलिटी है वो कितने मिनट है, 30 मिनट या हाफ हाफ, ये आया हुआ है क्वेश्चन, पूछा गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ फैमिली है लाइक सोलेनेसी, और आपका रोजिएसी, एक और है लेग्यूमिनेसी। इन तीनों फैमिली में अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 1 मंथ, ठीक है। अच्छा अगर वायबिलिटी इतनी कम है 30 मिनट, और अगर कोई स्पीसीज रेयर उसमें आ जाए तो क्या कर सकते हो आप, इनके पॉलन ग्रेन्स को आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है, 196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो है, जो ये स्टोरेज का पूरा प्रोसीजर है, इसको क्या बोलते हैं, पॉलन बैंक, ठीक है। जैसे सीड बैंक होते हैं वैसे ही पॉलन बैंक, ठीक है। और ये जो मेथड है, इस मेथड को क्या बोलते हैं बच्चे, क्रायो प्रिजर्वेशन, मतलब जो -196 डिग्री सेल्सियस में जो स्टोरेज है, उस स्टोरेज को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो आप पॉलन को क्या कर सकते हो, क्रायो प्रिजर्व कर सकते हो -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये जो पॉलन बैंक है, इसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे है, जो एग्रीकल्चर फील्ड है बेसिकली, ठीक है, वहां पे इसका एप्लीकेशन है।
चलो यहाँ पे एक चीज लिख दो, कैन बी यूज इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, कैन बी यूज इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। इसके अलावा जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं उनमें बड़ी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन है, इसके अलावा अगर पॉलन ग्रेन के बारे में बात किया जाए तो हाईली न्यूट्रिएंट रिच है, न्यूट्रिएंट रिच। इसमें बहुत ढेर सारी आपकी विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है ये क्या प्रोवाइड करता है, जो एथलेटिक्स है उनके लिए बड़ा यूजफुल है, ठीक है। एथलेटिक्स एंड हॉर्सेस जो दौड़ने का काम करते हैं। लिख दो जरा सा, कंजम्पशन ऑफ पॉलन ग्रेन हैज बीन क्लेम्ड। रुक जा रुक जा रुक जा, claimed that it increase या enhance the performance of athlete and horses, racing horses, racing horses। Used in the form of tablet and in the form of tablet and syrup in Western countries। वेस्टर्न कंट्रीज में टेबलेट और सिरप के फॉर्म में। आप एनसीईआरटी में देख लेना, पिक्चर बना हुआ है एनसीईआरटी में। पॉलन ग्रेन के डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ पॉलन ग्रेन है, उनका भी पिक्चर है, तो याद कर लेना उनको, एक बार दिमाग में बैठा लेना। अच्छा, इसके अलावा पॉलन ग्रेन आल्सो कॉजेस एलर्जी, आल्सो कॉजेस एलर्जी लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे एक दे दूं, एग्जाम्पल में दे दूं मैं, जैसे एक आपकी कैरेट ग्रास, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, पार्थिनियम, ठीक है। तो इसका जो पॉलन ग्रेन है वो बेसिकली अस्थमा कॉज करता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता शायद अब पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ भी बचा है मेरे पास। बस, ओके।